समुद्र की अनंत लहरों के बीच ओरायन नाम का वो आलीशान शिप किसी खिलौने की तरह हिचकोले खा रहा था। राहुल, समीर, आयशा और नेहा ने सोचा भी नहीं था कि उनकी ये मस्ती भरी ट्रिप मौत के जंगल में बदल जाएगी। राहुल, शिप का स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है। ये लहरें हमें कहाँ ले जा रही हैं? इंजन पूरी तरह डेड हो चुका है। लहरें इतनी ऊंची उठी कि शिप का इंजन जवाब दे गया और वे रास्ता भटक गए। कोहरे की घनी चादर जब छटी तो उनके सामने एक वीरान और रहस्यमयी टापू खड़ा था। चारों तरफ से घिरे काले पत्थरों और अजीबोगरीब ताड़ के पेड़ों वाले इस टापू पर कदम रखते ही हवा का तापमान गिर गया। चारों ओर मरे हुए समुद्री जानवरों की सड़ी हुई लाशें बिखरी थीं। ये कैसी अजीब और सड़ी हुई बदबू है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सालों से सिर्फ मौत का राज हो। आसमान का रंग देखो, पूरा सलेटी हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है नेहा, हम रास्ता भटक चुके हैं। और पेड़ों की छाल पर इंसानी नाखूनों से खुरचे हुए अजीबोगरीब निशान बने थे। पेड़ की छालों को देखो, ये किसी जानवर के निशान नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान ने अपने नाखूनों से इसे बुरी तरह खुरचा। जैसे ही शाम ढली, टापू के अंदरूनी हिस्सों से किसी के पागलों की तरह हंसने की आवाजें आने लगीं, जो हवा के झोंकों के साथ उनके कानों में जहर घोल रही थी। सुनो, क्या तुम्हें किसी के हंसने की आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंगल के अंदर से हम पर हंस रहा है। शांत हो जाओ तुम लोग। ये सिर्फ हवा का झोंका है जो इन खोखले पेड़ों से टकराकर गूंज रहा है। हमें यहाँ पैनिक नहीं होना है। थोड़ा आगे बढ़ने पर जंगल के मुहाने पर उन्हें लकड़ी की एक पुरानी बेंच दिखी, जिस पर एक डरावनी कठपुतली बैठी थी। उस कठपुतली को देखते ही चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बेजान पुतले ने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसे राहुल ने पहने थे। वही नीली शर्ट। ये कैसे मुमकिन है? राहुल, इस कठपुतली ने बिल्कुल तुम्हारी जैसी नीली शर्ट पहनी है। समीर, ये लकड़ी की आंखें नहीं है, ये तो बिल्कुल असली इंसान जैसी चमक रही हैं। कठपुतली का चेहरा लकड़ी का था, पर उसकी आंखें बिल्कुल असली इंसान जैसी चमक रही थीं। सब डर के मारे कांपने लगे, पर राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, रिलैक्स, सब शांत हो जाओ। ये शायद किसी का मजबूरी में बनाया गया घटिया मजाक होगा। कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। लेकिन वो रात उनकी जिंदगी की सबसे काली रात साबित हुई। रात के करीब 2 बजे, जब सब आग के चारों ओर दुबक कर बैठे थे, राहुल अचानक बिना किसी आवाज के गायब हो गया। अगली सुबह जब सूरज की धुंधली रोशनी टापू पर पड़ी, तो राहुल का शरीर जंगल की झाड़ियों में मिला। उसकी हालत देख नेहा की चीख निकल गई। नेहा, क्या हुआ? ओहो नहीं, राहुल, इसकी ये क्या हालत हो गई है? इसके शरीर पर इतने सारे कीड़े। हमें यहाँ से भागना होगा। भागकर कहाँ जाएंगे नेहा? वो देखो, झाड़ियों के पीछे एक और कठपुतली। अभी वे इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि उन्हें दूसरी कठपुतली मिली, जो बिल्कुल समीर जैसी दिखती थी। समीर का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि मौत अब उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उस दोपहर समीर पानी की तलाश में गया और कभी वापस नहीं लौटा।
शाम तक उसकी लाश एक पेड़ से लटकी मिली। उसके हाथ पैर बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह मुड़े हुए थे। इसके बाद तीसरी कठपुतली मिली जो आयशा की हमशक्ल थी। टापू पर खौफ का ऐसा मंजर था कि नेहा और आयशा अपनी ही परछाई से डरने लगी। आयशा ने भागने की कोशिश की, पर जंगल की झाड़ियों ने उसे जकड़ लिया और चीखने का मौका तक नहीं दिया। अंत में सिर्फ नेहा बची थी, जो पागलों की तरह किनारे की ओर दौड़ रही थी। तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी दिखी। अंदर का नजारा देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। वहां हजारों कठपुतलियां लटकी थीं और हर एक के अंदर से किसी की रूह के रोने की आवाज आ रही थी। वहां उसे पता चला कि इस टापू पर एक प्राचीन शैतानी आत्मा रहती है, जो इंसानों को मारकर उनकी आत्मा को लकड़ी की इन कठपुतलियों में कैद कर लेती है। वो रूह इंसानों के शरीर का इस्तेमाल सिर्फ खिलौने की तरह करती है और उनकी आत्मा को अनंत काल के लिए तड़पने के लिए छोड़ देती है। अचानक नेहा को महसूस हुआ